आज मैं आपके लाया हूँ प्रकाश पार्ट 2 इन लाइट पार्ट 2, जिससे हम बात करने वाले हैं कि इमेज किस प्रकार से बनती है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, गोलीय दर्पण में जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट, वो क्या क्या होते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे और उनसे जो प्रतिबिंब बनते हैं, इमेज बनती है, उनके बारे में बात करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इन 4 लाइनों के साथ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलती नहीं जिंदगी में, डरने वाले को मिलती नहीं जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। अगर जहान को कदमों में लाना है दोस्तों, 10th में 95+ बनाना है तो जुड़ जाइए POS पावर ऑफ साइंस के। अगर आपका गोल है साइंस में 90+ करने का, मैं आपको गारंटी के साथ 90+ ले जाऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ लास्ट तक रहना होगा, जुड़ना होगा, प्रत्येक क्लास अटेंड करनी होगी, क्योंकि जब तक प्रत्येक क्लास अटेंड नहीं करोगे तब तक आपका जो गोल है वो हासिल नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी जोश और जुनून के साथ पहले तो सभी स्टूडेंट्स हैं वो एक दो बच्चों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों चलो करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। देखो दोस्तों, समतल दर्पण होता है, उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है। हम रोजाना मिरर को देखते हैं, कई तो दिन में 3 बार 4 बार 5 बार भी देखते हैं, जो देखते हैं कि हाँ हैंडसम लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, है ना। हाँ, तो वही है कि जो समतल दर्पण को हम देखते हैं तो उनमें हमने कुछ चीज जिंदगी में नोट की होगी कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, काल्पनिक होता है, आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता। कैसा होता है, आभासी होता है, और हमेशा सीधा दिखता है। ऐसा नहीं होता कि किसी व्यक्ति की टांगे ऊपर दिखाई देती है, मुंह नीचे दिखाई देता है। हमेशा प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। ध्यान रखना, पहला पॉइंट है, पहले तो देखो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के निम्न गुण होते हैं। पहला गुण कौन सा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आभासी सीधा। दूसरा पॉइंट है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। ये इंपॉर्टेंट गुण है दोस्तों। पार्श्व परावर्तित का मतलब क्या होता है, समतल दर्पण के सामने आप कभी जाना और आप देखना अपने दाएं हाथ को उठाना, तो उसमें आपका बायां हाथ दिखाई देगा, यानी दायां वाला पार्ट है वो बाएं दिखाई देता है और बाएं वाला पार्ट है वो दाएं दिखा देता है। इसे बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। तो ध्यान रखना दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, पार्श्व परावर्तित होता है, अर्थात दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। तीसरा गुणधर्म कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आकार में बिंब के समान होता है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो जो वस्तु होती है, जो बिंब होता है, उसके आकार के समान होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 5 फीट का है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 5 फीट का ही बनेगा, यानी आकार में क्या होता है, प्रतिबिंब बिंब के समान होता है। तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट, समतल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब रखा होता है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जितनी दूरी पर हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है, क्योंकि होता कैसा है, आभासी, तो वो कैसे बनेगा, पीछे बनेगा। तो ध्यान रखना, आपको भी नोट करना, जब दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े हो तो आप दर्पण की तरफ चलना, तो आपको लगेगा आपका जो प्रतिबिंब है वो भी दर्पण की तरफ आगे की ओर चल रहा है। आप पीछे जाना तो आपको लगेगा कि आपका जो प्रतिबिंब है वो भी पीछे जा रहा है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, बिंब दूरी हमेशा प्रतिबिंब दूरी की क्या होती है, बराबर होती है। यानी दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब रखा होगा, वस्तु होगी, उतनी ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनता है। 5वां गुण है, किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, कोई वस्तु है उसका आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है,
तो संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का आकार बिंब से कम आधा होना चाहिए, h/2 का होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जांपल से समझो, अगर ये मार्कर 10 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आपको किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो उससे आधी हाइट का दर्पण होना चाहिए, वरना आपको उसका पूरा इमेज दिखाई नहीं देता है। चलो अब आगे बात करते हैं गोलीय दर्पण, उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं की, और उसके बाद बात करेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय दर्पण से महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनको हम सीख कर ही आगे प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। देखो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु में है ध्रुव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल, और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, P से। अब ये पोल क्या होता है, ध्यान रखना, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। जैसे ये रहा, ये अवतल है और ये उत्तल है। तो जिस गोलीय दर्पण में जितनी दूरी पर परावर्तन होता है उस पृष्ठ को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, और इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, जो सेंटर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। इन परिभाषाओं को दोस्तों अगर एक दो बार आप साथ साथ में बोलते रहोगे तो ये बहुत आसानी से याद हो जाती है। ध्यान रखना, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इतना परावर्तक पृष्ठ था और इसका एक मिड पॉइंट। दूसरा है वक्रता केंद्र। अब ध्यान से सुना दोस्तों, केंद्र किसका होता है, वृत्त का या गोले का, नॉर्मल सी बात है। तो वही बात यहाँ पर है कि जो गोलीय दर्पण बना है, अब जैसे ये चश्मा है, इसमें तो ये लेंस है एक साइड, इसी प्रकार से अगर मान लो कोई गोलीय दर्पण बना हो, गोलीय दर्पण इस प्रकार से, तो वो किसी खोखले गोले को काट कर तो बनाया होगा। कोई कांच का खोखला गोला होगा और उसको काट दिया होगा। जैसे ये देखो, ये मान लो कोई कांच का गोला था, इसको यहाँ से काट दिया था इस प्रकार से, तो ये क्या बन गया था, और इसके यहाँ पर एक तरफ क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो ये कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले का भी कोई केंद्र होगा, और उस केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ध्यान रखना दोस्तों, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र, और इसी प्रकार से ये उत्तल भी किसी खोखले गोले से बना होगा, जो कांच का गोला था उसको काट कर बनाया होगा, और उस गोले का भी कोई केंद्र होगा, उस केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब उसके बाद बात आती है वक्रता त्रिज्या। अब त्रिज्या भी गोले की होती है, तो जिस खोखले गोले का जो गोलीय दर्पण बना होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। कोई ज्यादा इसमें नहीं है, बस नॉर्मली समझने वाली बात है। वक्रता त्रिज्या किससे रिप्रेजेंट करोगे, R से। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। ये देख लो, ये किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है और उसकी भी क्या होगी, त्रिज्या होगी, तो इसे क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। दोस्तों मैंने बहुत ही एकदम आसान तरीके से ये परिभाषाएं बनाई हैं, आपको ज्यादा कोई डिफिकल्ट परिभाषा याद करनी नहीं है, एकदम सिंपल जो परिभाषा अपने याद हो सके, जिनको हम लिख सकें, ऐसे ऐसी परिभाषा ध्यान में रखनी है। तो ये देखो, दोनों मिलती जुलती परिभाषा बना सकते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना है इन चीजों को, एकदम आसान चीजें हैं, बस नॉर्मली हमको समझना है और साथ साथ में याद करके चलना है। चलो अब आगे बात करते हैं मुख्य अक्ष, जो वेरी इंपोर्टेंट है, यहाँ से पेपर में प्रश्न आता है, ध्यान से सुनना दोस्तों। मुख्य अक्ष क्या होता है, यह एक काल्पनिक रेखा है, यह रियल रेखा नहीं है, वास्तविक रेखा नहीं है। कैसी है, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, जो दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से
होकर गुजरती है। जो कहाँ से गुजरती है? ध्रुव और वक्रता के अंदर। इसीलिए मैंने इनको डैश डैश करके रखा है, क्योंकि ये काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, इसीलिए मैंने इसको डैश डैश करके रिप्रेजेंट किया है। ध्यान रखना, ये क्या है? मुख्य अक्ष है, जो कहाँ से गुजरती है? P और कैपिटल C यानी ध्रुव और वक्रता के अंदर से होकर गुजरती है। 5 नंबर पॉइंट है द्वारक। द्वारक क्या होता है? ध्यान सुनना, ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसका व्यास ही, इसकी परिसीमा ही, जितने पर परावर्तन होता है इसकी परिसीमा ही क्या कहलाती है? द्वारक कहलाता है। ध्यान रखना, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास या परिसीमा ही द्वारक कहलाता है। अब चलो आगे पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुख्य फोकस बिंदु। मुख्य फोकस बिंदु की कि मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल F से। देखो, दोनों गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल दोनों के लिए मुख्य फोकस बिंदु की परिभाषाएं अलग अलग होती है, थोड़ा सा अंतर होता है, तो दोनों के लिए अलग अलग करके पढ़ेंगे और अलग अलग ही पेपर में पूछा जाता है। पहला है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु। अब डायग्राम को देखो, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को बोलते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु। कहने का मतलब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, ध्यान रखना, मुख्य अक्ष की क्या आएगी? समांतर, और परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को बोलते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु। तो ये परिभाषा नोट करना, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल F से। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर कैपिटल F आ रहा है, आगे आएगा स्मॉल f, तो कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका डायग्राम है। ये देखो, मुख्य अक्ष के समांतर दो प्रकाश किरणें आ रही है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के इस बिंदु से जा रही है, इस बिंदु को हम क्या बोल दिया? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु। अब वही बात है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें। अब देखो, उत्तल में क्या होता है? परावर्तन के बाद ये इधर चली जाएगी तो ये आगे मिलेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा तो इसको कैसे प्रतीत होगी कि मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आ रही है, और इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बिंदु। तो ध्यान सुनना, उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, देखो यहां तक परिभाषा एकदम समान है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए मैं परिभाषा एक जैसी लिखवा रहा हूँ, ज्यादा अंतर नहीं लिखवा रहा हूँ, कंफ्यूज होना ही नहीं है, सिंपल याद रखना है। तो यहाँ तक परिभाषा एकदम समान है, होती है, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। और इसे भी किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल F से। देख लो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु। अब बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट, फोकस दूरी। इसको रिप्रेजेंट किया था स्मॉल f से। ये जो मुख्य फोकस बिंदु है, इस मुख्य फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम बोलते हैं, इस दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु F व ध्रुव P के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल f से। अब एक रिलेशन आता है स्मॉल f और कैपिटल R के मध्य, चलो उसको देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये केवल दर्पण के लिए होता है, लेंस के लिए लागू नहीं होता, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये लेंस में कभी लागू नहीं होता। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या इन कैपिटल R और फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल f। देखो इन दोनों में संबंध क्या होता है? R बराबर 2f, याद रखना दोस्तों, R बराबर 2f, या ऐसे लिख सकते हो
स्मॉल f बराबर r/2 r/2। तो ये संबंध होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में। किसके लिए? केवल दर्पण के लिए, लेंस में ये लागू नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, फोकस दूरी का 2 गुना वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। ये फोकस दूरी इसका 2 गुना किसके बराबर होता है? वक्रता त्रिज्या के। अब देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे भी अपने बहुत काम में आएगा न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होंगे उनको निकालने में। देखो ध्यान से, जो f है स्मॉल f, इसका मान अवतल दर्पण के लिए कैसा होता है? नेगेटिव होता है, हमेशा माइनस में लेंगे। जैसे आपसे बोलेगा कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो आपको उसको माइनस में लेनी पड़ेगी, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए स्मॉल f का मान किस में होता है? माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण के लिए इसका मान किस में होता है? पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों। चलो, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आगे के टॉपिकों को। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कम से कम 1 या 2 स्टूडेंटों को तो वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे क्या है, ये इतना कंटेंट है जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है वो उन स्टूडेंट तक भी पहुंच पाए और वो भी इसका सदुपयोग कर सके। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।